हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस फुजोसी वर्ल्ड। तो चलिए हम आज टाइमलेस लव का एक्स्ट्रा पार्ट सुनते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये 3 पार्ट्स में, ये पार्ट भी 3 पॉइंट ऑफ व्यू में डिवाइड रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा एक कहानी, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं कहानी बता रही हूँ। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा जो लान सिचुई हैं, जो उनके बच्चे थे विंग के और लंचान की, उनकी कहानी रहेगी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। और सबसे आखिरी जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो लान जैचन का रहेगा, क्योंकि इस पूरी कहानी में हमने लान जैचन का पॉइंट ऑफ व्यू तो सुना ही नहीं है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मतलब ना उस रात को ना, बहुत गहरी रात में एक आदमी उठता है। उसके लंबे से सफ़ेद बाल थे। वो अपने मतलब गहरी नींद से उठता है और उठ के ऐसा लग रहा होता है ना कि सपने में वो आदमी चल रहा होता है और अपनी आँखों से वो आंसू पोंछता है। सब उस आदमी को देख के लग रहा होता है ना कि वो रोते रोते ही सोया है। और उसकी आँख से ऐसा लग रहा होता है ना, उसकी आँखें इतनी लाल होती थी कि लग रहा था कि उसकी आँखों से आंसू की जगह खून टपक रहा है, इतनी लाल होती है। और मतलब वो इसी हाल में सोया था। वो नींद में जब गहरी रात को उठता है, उठ के ना उसकी आँखों के आगे उसको लग रहा होता है ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी आंखों में बस एक सपना दिख रहा होता है कि उसने रात को कोई सपना देखा था, उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है और कोई उस आदमी को बहुत प्यार से बातें कर रहा है। उसको पता नहीं है उस आदमी का नाम क्या है, उसे कुछ याद नहीं है। बस उसे इतना याद है कि जब वो नींद से उठता है, उसकी आँख से बहुत पानी गिर रहा होता है और उसके सामने बस एक आदमी का चेहरा याद आ रहा उसको होता है। उस आदमी को उसने कई साल पहले देखा था। बस उसका चेहरा याद आ रहा होता है और उसके अंदर दिल में बहुत दर्द हो रहा होता है। और वो मतलब ऐसे डिसिल हालत में बाहर जाके दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है, महल के बाहर, मतलब अपने रूम के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। और ना उसका उसका मतलब ये मतलब हालत देख के ना, उसके साथ जो उसका छोटा बच्चा सोया होता है ना, वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ के आता है और अपने माँ को हाथ हिला के बोल रहा होता है, माँ माँ क्या हो गया, माँ क्या हो गया। वो कुछ उसका जो माँ होता है ना, उस बच्चे की जो माँ होता है, जो वो यूथ होता है, वो कुछ बोलता नहीं है। ऐसा लग रहा होता है ना उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि वो कुछ मिनटों तक वैसे ही रहता है। तभी ना महल में ज़ोर ज़ोर से घंटी बजने की आवाज़ आती है। वो एक मॉर्निंग बेल होता है, मतलब किसी का देहांत होने पे जो बजाया जाता है ना, घंटा बजता है ना, वैसा घंटा बजने का आवाज़ होता है। और वो जो घंटे की आवाज़ है ना, वो मतलब जो उस रात की शांति को बिल्कुल भंग कर देती है। और उस घंटे की आवाज़ सुन के ना, बहुत सारे जो बॉडीगार्ड, सैनिक और मेड सर्वेंट्स होते हैं ना, सब इधर उधर उथल पुथल में लग जाते हैं, सब भाग दौड़ करने लगते हैं। और थोड़े समय बाद ही ना उस यूथ को, उस आदमी को, जो अपने बच्चे को गोद में ऐसे लेके और ऐसे ऐसे स्टंड होके ऐसे आसमान में देख रहा होता है, उसे क्या हो रहा है पता नहीं है। उसके कान में एक आवाज़ आती है कि जो प्रिंस लांजान है उनका देहांत हो गया है। बस यही साउंड उसको सुनाई देता है। उसके बाद जो बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ के गोद में ही सो गया होता है। तो उसकी माँ जो होती है ना, जो यूथ होता है, मतलब जो हमारा वेइंग होता है, उस बच्चे को, जो बच्चा लान सिचुई होता है, उसको एक बॉडीगार्ड पास में होता है और साथ में मेड भी होती है, उसके गोद में देता है और बोलता है कि ये सो गए हैं, इसको आप किंग के पास ले जाओ। ये आज किंग के पास ही सोना जाना चाहते थे, इसलिए किंग के पास ले जाओ बोल के ना, उनके साथ वो उस बच्चे को देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने बच्चे को एक सर में किस करता है, फॉरहेड में, और मेड सर्वेंट के गोद में बच्चे को दे देता है। बच्चा जो ना, जब अपनी माँ की गोद से जाना नहीं चाह रहा होता, उसने अपने माँ के कपड़े को पकड़ा होता है ज़ोर से। फिर भी वेइंग जो होता है ना, वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और मतलब अपना दिल को मजबूत करके बच्चे को जो होता है मेड सर्वेंट के हाथ में दे देता है और बोलता है, इसको लेके चले जाओ, ये उठेगा, अपने पिताजी को नहीं दिखेगा तो रोएगा। और उसकी बात मान के ना, उनको भी लगता है कि हाँ ऐसी घटना हो गई है, अब जो चाहते हैं हमारे प्रिंस से, इकलौते प्रिंस हैं, तो उसको कोई बात मान नहीं सकता बोल के। उनको पता है कि किंग कितना अफेक्शन रखते हैं, मतलब जो प्रिंस होते हैं उसके लिए, क्योंकि जब से मतलब प्रिंस पैदा हुए हैं वो किंग के साथ ज़्यादा क्लोज है।
तो ये सब सोच के ना जो मेड सर्वेंट और बॉडी गार्ड होते हैं कुछ बिना सोचे जो प्रिंस होता है उसको उठा के ले जाते हैं और उसको महल में ले जाते हैं। तो महल में ले जाते ना, तो जब जा रहे होते ना, जो वेइंग होता है ना अपने बच्चे की तरफ, जहाँ जिस तरफ जा रहा होता है उस तरफ कई समय तक देखता है। उसके बाद वो अंदर जाता है। उसके बाद ना उस महल में फिर से अफरा तफरी, कुछ समय बाद फिर से महल में अफरा तफरी होने लगती है, क्योंकि जो महारानी का महल होता है ना उसमें आग लग गई होती है। महाराज दौड़े 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 आते हैं, सब पूरा महल अब पूरी तरह से जाग गया होता है। महारानी का महल ना बिल्कुल लाल लाल आग की लपटों में जल रहा होता है। उस आग के लपटों के बीच में ना हर कोई देख पा रहा था कि महारानी एक चेयर पे बैठी हुई है और बाहर बाहर दरवाजे की तरफ एक टक नज़र उठा के देख रही है। उस समय ना वेन को ऐसा फील होता है ना कि कोई उसके पास आके उसका हाथ पकड़ रहा है। जब आग के लपटें उड़ रही होती है ना, उसको ऐसा हाथ पकड़ रहा है, उसको ऐसा फील होता है। और वो हाथ का जो जो पकड़ना होता है ना, उसको बहुत फैमिलियर महसूस होता है। वेन को लगता है ना कि ये बहुत फैमिलियर है। और उसमें उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, वेन, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? और ये फैमिलियर आवाज़ सुन के ना, इतना जेंटल, इतना वार्म आवाज़ सुन के ना, मतलब वेन ना स्माइल कर देता है। वो आग से जल रहा होता है महल, उसके बीच में सब लोग बाहर से देख पाते हैं कि उनकी महारानी बैठे बैठे स्माइल कर रही है। वेन को वो वार्मथ इतना अच्छा लगता है ना हाथ का, कि उस हाथ को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए ना हाँ बोलता है। और तभी उसके कानों में ना आवाज़ सुनाई देती है कि आए, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अब हम बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे, चलो हम साथ रहेंगे। अब हम कभी अलग नहीं रहेंगे, बोल के वो हाथ उसको अपने साथ ले चलता है। और जो वेइंग होता है ना, वो भी स्माइल करता है, बहुत जेन्युइन सा स्माइल करता है। कोई उसे देखेगा ना तो समझ पाएगा कि ये उसका जेन्युइन स्माइल है जो कई सालों बाद उसने किया है। वो बोलता है, हाँ जान गगा, मेरे लंजा, चलो हम साथ चलते हैं और हम कभी भी अब अलग नहीं होंगे, बोल के ना मतलब पूरा महल में जो दिख रहा होता है वो सब दिखना बंद हो जाता है और वेइंग अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। उसके बाद जो क्या जल रहा है, क्या बर्न हो रहा है, उसको कुछ भी बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। उसके लिए सब कुछ ख़त्म हो जाता है। पर वहीं बाहर ना, जब ये सब अंदर हो रहा होता है, वेइंग ये सब महसूस कर रहा होता है ना, तभी बाहर ना उनके सो कॉल्ड हस्बैंड, जो वेइंग का सो कॉल्ड हस्बैंड है ना, वो अपने बच्चे को दोनों हाथों से पकड़ के रो रहा होता है, जो भाग भाग के ना अपनी माँ की तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है। और उस आँख के लपटों को देख के ना जो बच्चा होता है ना, मिट्टी में गिर के ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। और जो उसके हस्बैंड होते हैं, मतलब जो किंग होते हैं, जो उसके नाम के हस्बैंड होते हैं, वो अपने बच्चे को दोनों हाथ से पकड़ के और उस तरफ ही मतलब देख रहे होते हैं। और देख रहे होते ना, उनकी आँख से पानी गिर रहा होता है। और हर कोई महल में देख पाता ना कि फर्स्ट टाइम ने किसी ने किंग को रोते हुए देखा था। वो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में लंजचन भी रो रहे थे। उनको याद नहीं है कि उन्होंने लास्ट टाइम कब रोया था। वो रो रहे होते हैं आज, अपने सामने ही अपने बिलेव्ड को जलते हुए देख के रो रहे होते हैं। उनको वो समय याद आता है कि कैसे उन्होंने जिद करके इस लड़के को अपने पास रखा था। पर आज वो लड़का जो उनके साथ रह गया था, आज उनके लिए अपना बॉडी भी छोड़ के नहीं जाना चाहता है। उसने खुद को इस तरह से ख़त्म किया है कि उनको आखिरी बार उसकी बॉडी भी देखने को नहीं मिली। उसके बाद ना जो लान जयचन होते हैं, उसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो अपने मतलब सिंहासन में बैठे हुए हैं और बैठे बैठे ना मतलब अपने सामने अपने बच्चे को देख रहे हैं, जो कि मतलब एक हाथ में कलश लेके रो रहा होता है। उसमें उसकी माँ का राख होता है। और मतलब उस समय ना उसको देख के लान जयचन कुछ समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं, बिल्कुल सब कुछ शांति आता है। बस उस कलश पे एक टक दिखे जा रहे होते हैं। वो बच्चा तो रो रहा होता है उस कलश को पकड़ के, और लन जचन भी उसको पकड़े नहीं होते, उस कलश के देख के रो रहे होते हैं। फिर वो साइलेंटली बोलते हैं, उस कलश को एक बार उठाते हैं, उठा के उसको अपने सर में लगाते हैं। लगा के ना साइड में बैठे हुए जो लोग होते हैं ना, मिनिस्टर वगैरह, मिनिस्टर नहीं, उनके मतलब उनके वो होते हैं, उनके कुछ सैनिक होते हैं, जो गुप्त सैनिक बोलते हैं ना, वो होते हैं सीक्रेट गार्ड्स।
उनमें से देख के बोलते हैं कि इस कलश को ले जाया जाए और प्रिंस लांजन के जो मतलब राख है उसके साथ मिला के उनकी जो काई टान वाले मैनोर में वहीं पे उनका दफन कर दिया जाए, वहीं पे उनका बना दिया जाए, जो भी बनाते हैं ना मेमोरियल वो बना दिया जाए। ये बोल के अपने हाथों से कलश को उठा के उसको दे देते हैं और बच्चे को अपना जो रो रहा होता है उसको चुप कराते हैं। चुप करा के जब बच्चा सो जाता है ना तो उसको एक मेड सर्वेंट को दे के बोलते हैं इसे लेके अंजन ले जाइए प्रिंस को, और उसको दे के और फिर वो अपने महल अपने मतलब रूम में आते हैं, अपना जो उनका स्टडी रूम होता है वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे एक ड्रॉयर से खोल के वो एक छोटी सी अंगूठी निकालते हैं। ये अंगूठी जो होती है ना, मतलब ये अंगूठी तो वैसे तो सोने की अंगूठी है, पर इसके अंदर जो क्राफ्टिंग है ना वो सैंडलवुड से बनाई गई है, जो फ्लावर है, तो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही प्रीसियस होता है। और उसको देख के ना वो याद करने लगते हैं, बोलते हैं कि वेंग ने इसे कुछ साल पहले खो दिया था। और ये जो होता है ना, ये अंगूठी जो ना उनकी माँ की अंगूठी होती है, और ये अंगूठी जो होती है ना उनकी माँ ने लंजन को दी होती है। पर जब लंजन मतलब देश में चेंज करके जा रहे होते ना, तो उस लंजन ने उस अंगूठी को उनको दे दिया होता है, क्योंकि वो तो देश बदल के वापस में एक्सचेंज करना चाहते थे, एक्सचेंज करके जाना चाहते थे। तो ये अंगूठी उनकी पहचान है, लंजन की पहचान ही है कि उनके हाथ में एक वाइट कलर की ऐसी अंगूठी है, मतलब गोल्ड की अंगूठी है जिसके अंदर एक वाइट कलर का सैंडलवुड का डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो मतलब वो तो एक दूसरे को रिप्लेस करने वाले होते, तो उसी समय ये अंगूठी जो है ना वो लंजन से लन जैचन के पास रह गई होती है, और उन्होंने बहुत संभाल के इसको रखा होता है, कभी किसी को दिया नहीं होता है। पर उस दिन ना जब उस बाउंड्री वॉल के पास ना, मतलब जो वेंग होता ना उसके महल के पास, जब वो वेंग को रोते हुए सुनते हैं ना, लन जैचन सुनते हैं, तो उनके दिल से सहा नहीं जाता। वो उसको संभालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं ना, तो उसी समय ना उस मोमेंट के लिए वो अंगूठी उनके हाथ में ही होती है, और जो उन्होंने मतलब अपनी उंगली में पहन रखी हुई होती है, उस मोमेंट के लिए पहन रखी होती है उन्होंने, उन्हें भी पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया होता है, जो भी है वो ऐसा कर रखे होते हैं। तो वो उसको जब संभाल रहे होते हैं ना, तभी वो अंगूठी जो है वेंग के पास रह गई होती है। उनको ये बात पता होती है अच्छे से। जिस दिन मतलब वेंग को यहाँ से घसीट कर ले जाया होता है, तभी वो वहाँ पे उस अंगूठी को गिरे हुए देखते हैं, और वो समझ जाते हैं कि ये अंगूठी मतलब वेंग के हाथ से छूट गई होती है, और उस अंगूठी को उठा के संभाल के रख देते हैं, क्योंकि उनकी माँ की आखिरी निशानी होती है, ये लंजन के लिए बहुत प्यारी होती है, इसलिए उसको संभाल के वो रख लेते हैं। और उनको वो मोमेंट याद आने लगता है कि कैसे वो बाउंड्री वॉल के उस तरफ से वेंग को रोते हुए सुनते थे, वेंग की सारी बातें सुनते थे। मतलब ना वो लन जैचन की ज़िंदगी में उस समय वो भी एक ऐसा मोमेंट होता ना जब भी वो खुद को एक किसी का साथ महसूस कर पाते थे, क्योंकि वो राजा तो बन गए थे, पर राजा बनने के बाद ना वो खुद को पहले से और अकेला पाते थे, क्योंकि वो अब उनके पास ना चारों तरफ हज़ारों नज़रें थी जो उनको देखती 24 घंटा देखती रहती थी। तो उनके पास ना वो इतने लोगों के बीच में भी वो अपने आप को बहुत अकेला पाते थे। तो जब वो जाके ना उस बाउंड्री वॉल की उस तरफ से वेंग से बातें करते थे, बातें क्या करते थे, सुनते थे वेंग को, तो उनको बहुत खुशी, बहुत ही शांति महसूस होती थी। और मतलब जैसे वेंग को उस समय उनका सहारा फील होता था ना, उनको भी वेंग का वो सहारा फील होता था। फिर उनको ना वो याद आता है कि कैसे उन्होंने चाइल्डलेसली सब कुछ, मतलब अपना चाइल्डलेसनेस की वजह से जो होता है ना, अपने बचपने की वजह से कैसे मतलब उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया। उनको लगा कि वो खुद से वेंग को दूर रख के उसको रक्षा कर रहे हैं, पर उन्होंने एक्चुअली में वेंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, रूइन कर दिया। जो वेंग सोचता था ना कि वेंग को अपने से दूर रखते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, एक्चुअली में वो वही चाहते थे। वो चाहते थे कि वेंग उससे दूर रहेगा, क्योंकि अब तक उनके जो राज्य में सब कुछ शांति नहीं है। अभी वो बता देंगे कि वो एक किसी एनिमी कंट्री का प्रिंस है, तो वो मतलब वेंग को भी हार्म कर सकता है, वेंग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और मतलब जो जो चाहते हैं लन जैचन, उसको भी मतलब वो पूरा नहीं कर पाएंगे। वो पूरे देश को एकजुट करना चाहते थे, वो सब कुछ को मतलब जो उनके देश में जो उनकी प्रजा कष्ट कर रही है सब कुछ को दूर करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि वो अच्छे एक राजा बने, और उसके लिए यही चाहिए कि वो जो मिनिस्ट्री में जो करप्शन है सबको दूर करें।
इसीलिए वो जब जब वो वेइंग को बारे में मतलब कुछ सोचते ही नहीं है, पर अनएक्सपेक्टेडली जब वेइंग आ जाता है ना, तो मतलब उसको भगा भी नहीं पाते कि उनका एक मन में एक स्वार्थ होता है, एक प्यार होता है, वो अपने प्यार को, क्योंकि वो भी वेइंग से ना उतना ही प्यार करते थे, वो वेइंग को दूर नहीं करना चाहते थे एक दूसरे से। इसलिए वो वेइंग का ना थोड़ा अपने उनको पता होता है कि बहुत रिस्क है, उसके बावजूद भी वेइंग को अपने साथ रखते हैं वो। और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि रखने के बाद वो उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, उसको एक कोने में फेंक देते हैं। उनको लगता है कि उससे किसी और का नज़र उन पे जाएगा नहीं। उनको पता नहीं होता कि डेस्टिनी कैसे कैसे खेल खेलती है। उन्होंने जिस वेइंग को एक दूसरे से एक अपने से दूर रखा होता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उससे रक्षा करेंगे, जब सेटल हो जाएंगे, उनका महल सब कुछ सेटल हो जाएगा, तब वो उसको लेके आएंगे। पर वो सी कीचड़ में उसको इनडायरेक्टली खींच खींच रहे होते हैं, और वो भी ऐसे माहौल में खींच रहे होते हैं जहाँ पे वो वेइंग को सबसे ज़्यादा पावरलेस उन्होंने खुद ही बनाया होता है। जब उस रात को ना जो राजा के महल जब राजा बन जाते हैं, वेइंग को वो अपने बेड चैम्बर में देखते हैं ना, उनके मन में एक सेकंड के लिए ख्याल आता है कि ये उसका प्यार है, ये उसको अपना लेना चाहिए, कब तक दूर रहेंगे। फिर उनको ख्याल आता है ना कि आज रात उन्होंने अगर ये रात वेइंग के साथ स्पेंड कर दी ना, तो जो बाकी महल में हो रहा ना वो सब चीज़ें वेइंग के साथ होने लगेगी। वेइंग बाकी सारे लोगों के राइडर में आ जाएगा, जितने मिनिस्टर जो अभी भी घात लगा के देखे हुए हैं, है ना, उनकी जो कॉन्क्यूबाइंस है, जिन जो सब घात लगा के बैठे हुए हैं, जिनके पीछे बड़े बड़े पावरफुल मिनिस्टर्स हैं, वो वेइंग को मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। इसलिए वो वेइंग को चाहते थे कि वो उसको दिखाएंगे कि वो वेइंग से नफ़रत करते हैं, तो उससे क्या होगा, लोग उससे नज़र दूर उठा के रखेंगे। इसलिए वो वेइंग को उन्होंने इतना हार्शली लोगों को दिखाने के लिए अपने रूम से बाहर फेंकवा दिया होता है। पर उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे वेइंग और बीमार पड़ जाता है। और जब उसके फादर का डेथ होता है, पता नहीं कौन उस न्यूज़ को लीक कर दिया होता है, किसकी चाल होती है, क्या होती है, जो भी है, उसके बाद से वेइंग एकदम टूट जाता है। और मतलब ये लन जजन को बाद में पता चलता है कि जो ये एम्प्रेस है, एम्प्रेस ने सब कुछ पता लगा लिया होता है, एम्प्रेस को सब कुछ पता होता है कि ये एनिमी कंट्री का प्रिंस है, और लन जजन का प्यार है, उसको सब कुछ पता होता है। और एम्प्रेस ने ही चाल चला होता है, एम्प्रेस ने ही कुछ जहर वगैरह डाल के उसको बीमार कर दिया होता है, जिसके वजह से वेइंग बहुत सीरियस बीमार पड़ जाता है। फादर का डेथ का तो है ही है, पर उसके अंदर उसको पॉइजन किया गया होता है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है। और उसके वजह से मतलब वो एकदम सीरियस हालत में हो जाता है, उसका मतलब इतना सीरियस हाल हो जाता है ना कि उसके आसपास मतलब अजीब सा वो हो जाता है। और उसके बाद जो जो होता है ना एम्प्रेस, वो कुछ जादू टोना करती हैं, जादू टोना करके ऐसा माहौल बनाते हैं कि सबको लगता है ना कि ये कोई महामारी फैली हुई है जो वेइंग से फैल रही है, उसकी वजह से आसपास सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, सब लोग मर रहे होते हैं। और वो फिर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके वेइंग को मतलब बाहर निकलवा के फेंक के मरवा देना चाहती थी। लन जजन को ये बात काफ़ी समय बाद पहचान में आती, क्योंकि वो मिनिस्ट्री में ध्यान दे रहे होते हैं उस टाइम में। उनको लगता है कि वो साइड में है वेइंग, तो उसको कोई कुछ करेगा नहीं, क्योंकि लन जजन ने उसको मतलब दिखा दिया कि वो उससे प्यार नहीं करते, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पर जब वो अपनी आंखों के सामने ना, इसीलिए जब वो अपने रानियों के साथ घूमते घूमते ना जा रहे होते हैं, तभी देखते हैं ना कि मतलब बाहर कुछ हल्ला गुल्ला होता है। वो उस आवाज़ की तरफ जाते हैं और दूर से देखते हैं कि कोई वेइंग को ऐसे फेंका हुआ है, और वेइंग को लेके जा रहे होते हैं। और उनकी एक जो कनक्यूबाइन है हंस हंस के सारी बातें बता रही होती है कि ये ऐसे बीमारी फैला रही है, इसको ऐसा कोई भी महामारी हो गया है, इसको यहाँ से फेंकवा देना चाहिए। वो अपना मुट्ठी भींच लेते हैं, उनको मन करता ना कि वो सबको यहीं पे गला काट दे सबका। फिर उनके दिमाग में आता है ना कि अभी मैं ये करूँगा तो कितने लोगों के अपोजिट में जाऊँगा, ऐसा तो नहीं है सबको मार सकता हूँ, मुझे किंगडम रन करना है, मैं एक राजा हूँ। तो सोचते हैं ठीक है, वेइंग को अगर यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो सही रहेगा। उसके बाद वो वेइंग को सिक्योरिटी गार्ड्स को भेज के वेइंग को जहाँ फेंका जाएगा वहाँ से उसको बचा लेंगे, बचा के उसको महल के हलचल से दूर रखेंगे। और वेइंग को वो इस माहौल में रहने ही देना नहीं चाहते, क्योंकि उसका जो हालत देखा है वेइंग का, मतलब लन जजन का दिल फट रहा होता है। बोल के ना जब उसको ड्रैग करके ले जाया जा रहा होता है ना, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, बस वो पीछे मुड़ते हैं और मुड़ के अपने रूम में चले जाते हैं। और जाके अपने सीक्रेट गार्ड्स को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे उसको पीछा करो, और वहाँ से उसको लेके जाके तुम मतलब अपना एड्रेस बताते हैं कि वहाँ पे उधर जगह में उस इन में उसको वेइंग को रखना, फिर मैं आऊँगा मिलूँगा, फिर मैं बताऊँगा क्या करना है आगे।
ऐसा भूल के वो वेट कर रहे होते हैं कि मतलब आएंगे और गार्ड्स उनको बताएंगे। पर मतलब कुछ घंटों बाद ना गार्ड्स आते हैं और बोलते हैं कि हमने पूरा ढूंढा, पूरा बुरियल माउंट्स ढूंढा, हमें कहीं भी वेंग नहीं दिखे। और मतलब पूरा ढूंढने के बाद उनको वेंग नहीं दिखता है। उसके बाद लन जैसन बहुत घबरा जाते हैं। वो खुद भी चाहते हैं वेंग जो को बुरियल माउंट के ना चप्पा चप्पा ढूंढते हैं। वो सीक्रेटली रात को ये काम करते हैं। उनको वेंग नहीं दिखता है। उसके बाद ना वो कई महीनों तक, कई दिनों तक जो होता है ना वेंग को ढूंढते रहते हैं, उनको कुछ खबर नहीं मिलता। ऐसे करते करते ना दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं। वेंग का कुछ पता नहीं चलता है। इस बीच में मतलब उनका हालत इतना ख़राब हो जाता है ना, वो सोचते हैं मैं इस किंगडम का इस करूँगा क्या इस सबका, अगर जिसको मैं चाहता हूँ वही मेरे पास नहीं है। उतना डिस्पैरिटी हालत में होता है ना कि वो पहले से ज़्यादा रुथलेस हो जाते हैं, वो पहले से ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं। वो सारे मिनिस्टर्स को अब एकदम ओपनली सबको, मतलब जो बचे कुचे लोग होते हैं ना, जो पावर के लालच में होते हैं, उस सबको धीरे धीरे रिप्लेस करते हैं। और सबको रिप्लेस करके सबको धीरे धीरे मार रहे होते हैं, किसी को जेल में डाल रहे होते हैं। मतलब जितना जो बचा कुचा जो होता है ना पावर, जो अभी भी रह गया होता है प्रीवियस मिनिस्टर्स के हाथ में, उस सारे पावर को अपने हाथ में ले लेते हैं और उसके जगह जो उनके वफादार लोग हैं उनको लाते हैं और बाकी सबको मर्सीलेसली उनके पूरे क्लैन को मरवा देते हैं। ऐसा नहीं कि उनके बेटे को छोड़ देंगे ताकि वो बड़े का बदला लें, ऐसा कुछ नहीं है। उन करप्टेड मिनिस्टर्स को तो मारते हैं, उनके बेटों को भी मारते हैं, और उनकी बेटियां या बहनें जो भी उनके कंक्यूबाइंस बन के, जो उनका गुप्तचर बन के, जो उनका एक पावर का सोर्स बन के उनके महल में होती है, वो सारी कंक्यूबाइंस को किसी ना किसी तरह करके, गेम खेल के, जैसे भी करके सबको गोल्ड पैलेस में डलवा देते हैं। और जो वो महारानी होती है, जो प्राइम मिनिस्टर की बेटी होती है, वो प्राइम मिनिस्टर को भी मारने के बाद और उसके पूरे फैमिली को ख़त्म करने के बाद वो उनका भी ऊपर मुकदमा चलाते हैं। बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने मतलब मेरे खिलाफ, सिंहासन के खिलाफ द्रोह किया था, राजद्रोह किया था, इसलिए उनको पूरे क्लैन को मारा जाता है। और महारानी जो है वो ऐसे काली विद्याएं वगैरह करती है, जादू टोना करती है, इसलिए उनको भी हम मृत्युदंड देते हैं बोल के पूरे प्राइम मिनिस्टर क्लैन को, इवन महारानी को, सबको वो सजा देते हैं, सबको मार दिया जाता है। उसके बाद जो लान रेचन होते हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा होता है, वो सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। अब वो किसी भी कंकीमैन के पास नहीं जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अगर जो कंकीमैन उनके पास आने की कोशिश करती है, उनको सीड्यूस करने की कोशिश करती है, वो सबको मार देते हैं। मतलब इतने क्रूएल बन गए होते हैं ना कि वो किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ते हैं। ऐसे करते करते 2-2.5 साल हो जाते हैं, तब मतलब तब तक ना पूरी देश दुनिया में उनके गुप्तचर फैले हुए होते हैं, जो वेंग का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वेंग की लाश मिली नहीं होती ना, तो उनको लगता है कि वेंग जिंदा है, कहीं ना कहीं तो होगा, है ना। तब जाके ना उनको पता चलता है कि जिस वेंग को पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे ना, वो उनके भाई के पास है। और जिस मतलब भाई का शादी का जिसका वो उन्होंने खुद ही अपने हाथों से परमिशन दिया होता है, वो कोई मतलब ऐसे मर्चेंट का, कोई बिजनेसमैन का बेटा नहीं है, वो खुद उनका वेइंग है। और वो उनके भाई के साथ शादी करके उस जगह में है। ये उनसे बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आता, वो एकदम पागल हो गए होते हैं सुन के। और वो क्या करते हैं ना, मतलब एक इम्पेरियल एडिट भेजते हैं और लंजन को बुलाते हैं। जो लंजन आते हैं ना, तो वो मतलब सोचते हैं ना लंजन से कैसे बात करें, तो लंजन को बहुत प्यार से अपनी बात समझाते हैं। वो सोचते हैं ना कि लंजन जो है उसने वेंग को सहारा दिया है। वो तो ना वेंग इस हालत में था, लंजन का हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट था, क्योंकि वो यूनमेंग से भी वेंग को लेके आए थे, फिर यहाँ पे भी जो हुआ उसमें भी उसको मरते हुए बचाया था। क्योंकि लंजन क्या सोच रहे हैं वो लंजन को भी पता नहीं होता है। तो लंजन को लगता है ना कि एक मतलब सहारा बस दिया है वेंग को, उन्होंने शादी की है, जो भी दिया है वेंग को सहारा दिया है, इसलिए वो सारी बातें मतलब लंजन को बताते हैं और सोचते हैं कि लंजन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा और सारी बातें बता देगा और वेंग को उनको लौटा देगा। पर उन अनएक्सपेक्टेडली ना जो लंजन कुछ नहीं करता है, वो बस हाँ बोल के निकल जाता है। और उसके बाद ना लंजन जो होते हैं वो पीछे पीछे भेजते हैं अपने मतलब गुप्तचर को देखने के लिए लंजन क्या करेंगे। और जो लंजा होता है ना, वो कुछ नहीं करता, वो महल से निकल के एक घोड़ा लेके निकल जाता है राजधानी से बाहर। और लंजन को पता चल जाता है कि हाँ मतलब वो क्या चाहते हैं, वो वेंग को देना नहीं चाहते, वो वेंग को लेके वहाँ से भागना चाहता है। मतलब उनको पूरा क्लियर समझ, क्योंकि एक राजा है, वो इतने इतने कनिंग, इतना क्लेवर इंसान, उनको सब पता होता है ना। ऐसे ही वो कहीं किसी कंट्री के राजा नहीं बन जाएंगे, और इतना अशांत देश को उन्होंने पूरा शांत कर दिया होता है, सब कुछ स्टेबल कर दिया होता है।
तो ऑब्वियसली वो बुद्धू तो है नहीं, वो बहुत समझदार है, तो कुछ सब समझ में आ जाता है कि मतलब लंजन क्या चाहते हैं। तो इसलिए तुरंत ही उनको भागने का मौका नहीं देना चाहते हैं। वो तुरंत ही अपनी सेना की टुकड़ी को और अपने जो मेन जो सेनाध्यक्ष होते हैं ना उनको भेज देते हैं कि आप जाइए वहाँ से जो मैडम लान होगी उनको आप लेके आइएगा, ये आदेश देते हैं, इम्पेरियल एडिक्ट देते हैं। उसके बाद ना मतलब जैसे लंदन जा रहे होते हैं उनके पीछे पीछे टुकड़ी है, जो सेना की टुकड़ी है ना वो भी आ रही होती है, जो मतलब उनके महल को घेर के अगर ज़रूरत पड़ा तो युद्ध करेगी, अगर वो लोग रेजिस्ट करेंगे युद्ध करके वो उनको लेके आएगी बोल के। काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा पूरा सेना जा रही होती है। जैसे लंदन पहुंचते हैं ना उससे कुछ घंटों पीछे पीछे ना वो जो जो टुकड़ियाँ जो होती है जिसको मतलब राजा ने भेजा होता है सेना की टुकड़ी, वो भी आके महल को चारों तरफ से घेर लेती है। और फिर सुबह क्या होता है वो तो हम सबको पता ही है। क्या होता है कि जब वेइंग जब महल में आ जाता है, उन्हें पता चलता है कि वेइंग प्रेग्नेंट है, तब क्या होता है, तब ना वे तब लंजन को लगता है ना कि मतलब कुछ भी हो जाए, प्रेग्नेंट है जो भी है, जो भी कुछ भी हुआ है, अब उनको कुछ मैटर नहीं करता, मतलब वो उस हालत में ही नहीं होते हैं सोचने के। अब उनको बस चाहिए कि कुछ भी हो जाए, भले ही वेइंग उनसे नफरत करे पर उसके पास रहना चाहिए, क्योंकि लंजन के लिए ना वेइंग को बिना देखे उनसे दूर रहना बिल्कुल मतलब गवार नहीं है। वो चाहते नहीं है कि वो ऐसा करे, उसको गवारा ही नहीं है। तो वो देखते हैं कि दिन ब दिन वेइंग का हालत ख़राब हो रहा है, उसका प्रेगनेंसी बढ़ रहा है। वेइंग अपने बच्चे के लिए बहुत कोशिश कर रहा होता है जीने का, पर वो लंजन के लिए अच्छा ही होता है कि लंजन को लगता है ना कि कम से कम वेइंग को कुछ करेगा नहीं, अपने बच्चे के लिए वो ज़िंदा रहेगा भूल के ना। मतलब लंजन भी सह रहे होते हैं कि ठीक है चलो वेइंग मेरे सामने तो है, सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ बोल के ना। वो सारी जो कंक्रीमेंट्स वगैरह जो भी होती है ना वो सबको पूरा निकाल देते हैं महल में, सबको बोलते हैं कि अब उनको कुछ नहीं चाहिए, वो नया एम्प्रेस बनाते हैं, वेइंग को ही नया एम्प्रेस बना के। और ये भी बता देते हैं कि उनके जो एम्प्रेस से प्रेग्नेंट है तो अब किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब जो क्या है कोई मिनिस्टर भी कुछ बोलने वाला नहीं है कि सब उनके ही आदमी है। उनका जो महल है ना वो शांत हो गया होता है, उनके महल में बस वेइंग होता है और बाद में उनका बेटा जो होता है, वेइंग का बेटा होता है, जिसको वो एकदम अपने बच्चे से संभालते हैं, क्योंकि वेइंग जो होता है ना उसको पैदा करने के बाद उसको इतना ब्लीडिंग हो गया होता है, प्लस वो इमोशनली भी स्टेबल नहीं होता ना, तो उस हालत में नहीं होता है कि बच्चे का वो केयर टेक करे। इसलिए जो लान सिजोई होता है ना, जो उनका बच्चा होता है उसका केयर टेक ना मतलब जो लान जेचन है वो खुद करते हैं। फर्स्ट दिन से जिस दिन से लान सिजोई पैदा हुआ था ना उस दिन से ही जो है लान जेचन ही उसका देखभाल करते हैं, मतलब मेड्स पैलेसेस जो भी रहेंगी दाई वगैरह सब तो है ही, मतलब पेरेंट में एज ए पेरेंट वो उसका देखभाल करते हैं। वेइंग भी करता है ऑब्वियसली, जब कुछ दिनों में उसका हालत ठीक होता है तो अपने बच्चे को देख के ना अब वेइंग भी अपने बच्चे के सहारे अपने बच्चे के लिए ही जीने लगता है, उसको देख देख के जी रहा होता है। क्योंकि जो वेइंग जो लान सुजी होता है ना बिल्कुल अपने फादर का कॉपी होता है, मतलब वो लानजान का कॉपी होता है। अब दूसरे लोगों को देख कर समझ में नहीं आएगा क्योंकि दोनों भाई एक जैसे ही होते हैं, पर वेइंग और लान जैचन दोनों ही समझते हैं कि बिल्कुल वो देखने में लान जैचन का लान जो जन है लंजन का मिनी मी है, उनका मिनी कॉपी है। इसी तरह उनका दिन गुजरता रहता है। उधर जो लंजन जो होते हैं ना वो भी कई बार आते हैं, कोशिश करते हैं, पर उनको मतलब ऐसा इम्पीरियल एडिक्ट दे दिया गया होता है, उनको एक खबर दे दी गई होती है कि अगर आप राजधानी में आते हो तो वेइंग जो है वेइंग का मतलब हम मार देंगे, वैसा कुछ कुछ करके उनको मतलब धमकी दिया गया होता है। उसके बाद भी जो होते हैं ना लंजन कई बार कोशिश करते हैं, इवन वो एक बार ना जो मतलब होता है ना सेना लेके युद्ध करने के लिए आ गए होते हैं, और मतलब ये युद्ध होता है ना कि वो लांजन को मार देंगे, ऐसे युद्ध में होते हैं, उनको अपना वेइंग चाहिए। तब जो लांजन ना उसको बताते हैं कि उनका और वेइंग का एक बच्चा है, और बोल के ना दूर से बच्चे को भी दिखाते हैं उसको युद्ध में, बोलते हैं कि अब हमारा बच्चा भी है, अब तुम क्या चाहते हो कि तुम वेइंग को ले जाओगे, क्योंकि ये बच्चा तो मेरा है, मैं अपने बच्चे को तुमसे दूर नहीं करूँगा, अपने आप से दूर नहीं करूँगा। तो तुम क्या चाहते हो, एक बच्चे को अपनी माँ से दूर कर देना चाहते हो, जो भी हुआ। तो लंजन मानने के लिए तैयार तो होता ही नहीं कि वेंग ने कुछ किया होगा अपनी मर्जी से। तो लंजन बोलती भी है कि हाँ उसने अपनी मर्जी से नहीं किया है, मैंने किया है ज़बरदस्ती, जो भी किया उसके साथ, पर अब हमारा बच्चा है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तब लंजन बोलता है कि मुझे वेंग को एक बार देखना है। तब जो लंजन बोलते हैं ना कि वेंग को तुम देख नहीं सकते, वेंग उस हालत में नहीं है, वेइंग का हालत बहुत ख़राब है, अगर तुम दोबारा उसके सामने आओगे तो वो शायद अपना मानसिक संतुलन भी खो देगा। तो तुम चाहते हो कि वो मानसिक संतुलन भी खो दे, तो मैं तुम्हें मिलने से मना नहीं करूँगा, तुम वेइंग से मिल लो, पर तुम उसे ले के नहीं जा सकते क्योंकि हमारा बच्चा है।
और तुम अपने बच्चे को दूर करोगे तो वेइंग का जो बचा कुचा सैनिटी है ना, जो बचा कुचा उसका दिमाग है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएगा बोल के जो लन चेचन होते ना, धमकी दे के जो लंजन होते हैं ना उनको रोक देते हैं। अब उस सब कुछ सुन के वेइंग का हालत मतलब सुन के लंजन अपना हार मान लेते हैं। वो हार मान के अपना मतलब बॉ डाउन करके वो फिर से अपना वापस चले जाते हैं। उसके बाद से वो कभी भी राजधानी में कदम नहीं रखते हैं, वो कभी भी नहीं रखते हैं। अब बच्चे को देख के उनको पता तो नहीं चलेगा ना कि बच्चा कितने दिन का क्या है, दूर से दिखाया होता है। और ऑब्वियसली उन्होंने सुना ही होता है, वो खबर तो छुपेगी नहीं, उन्होंने सुना ही होता है कि हाँ एक नई मतलब एम्प्रेस का ये घोषणा किया गया है कि एम्प्रेस वेई बोल के। उनको ये भी पता है कि वेई तो किसी का सरनेम है नहीं, वेइंग का नाम ही है, तो उनको पता होता है कि वेइंग का नाम से उसने वेई रखा है नाम। तो लंजन जो होते हैं ना वो समझ गए होते हैं कि हाँ उन्होंने उससे शादी कर ली होती है। और फिर कुछ महीने बाद वो जो खबर होता है ना, जो उनके बच्चे का पैदा होने का खबर होता है, कुछ महीने बाद था कि पलता है तो पता नहीं चलता कि कितने महीने का बच्चा, 7 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, किसको पता चलता है, जो भी है। तो बच्चे का पैदा होने का खबर भी उनके पास आता है। तो मतलब उनको पता चलता है कि हाँ एम्प्रेस जो वेई हैं उनका हालत मतलब ठीक नहीं है, उन्होंने एक प्रीमेच्योर बच्चे को भी जन्म दे दिया है, एक प्रिंस का जन्म हो गया है। प्रिंस बहुत कमज़ोर है, इसीलिए वो अभी सबके सामने नहीं आएंगे, सेलिब्रेशन वगैरह नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अभी बहुत कमज़ोर प्रीमेच्योर पैदा हुआ। बल्कि वो खबर उनको मिली होती है, ऐसा नहीं मिला होता है। फिर भी लंजा जो है ना उसका दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए ना वो युद्ध का तैयारी कर रहे होते हैं, वो अपना सेना का टुकड़ी उकड़ी लेके कुछ महीनों बाद वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं सब कुछ रेडी करके। अब तो पहले पुराना ज़माना तो होता नहीं है कि चलो एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो ये सब करने में ना कुछ महीने लग जाते हैं। तो जब आते हैं ना तब लंजन ने उनको सब बातें बताते हैं कि हाँ मैंने उनसे ज़बरदस्ती किया था, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, विंग प्रेग्नेंट हो गया, फिर हमारा बच्चा आ गया। ये फिर बच्चे को दूर से दिखाते भी हैं, और वो देखने में भी तो एक जैसे बच्चा को देखे क्या चेहरा लगेगा, वो बच्चा देखने में भी लंजन जैसे दिखे चाहे लंजन जैसे दिखे, बच्चा एक जैसा ही दिखता है। तो उनको वो समझ में आ जाता है। तो वो बच्चे से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब उनको ये पता है कि बच्चा तो जो किंग का एम्परर है वो अपना बच्चा तो देंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो नेक्स्ट किंग होने वाला है, हायर है उनका, उसको तो लेके जा नहीं सकते। और अपनी माँ से उसको दूर कर देंगे तो बच्चे के लिए भी सही नहीं है। और उनको ये भी पता है ना कि वेइंग रह नहीं पाएगा, वेइंग ने लाइफ पे इतना कुछ सह लिया है कि वो अपने बच्चे से दूर होकर तो रह नहीं पाएगा। इसीलिए ना मतलब वो वेइंग को भी मतलब छोड़ देते हैं कि चलो कम से कम बच्चे के सहारे से वेइंग जी लेगा, भले ही कितना भी कष्ट में सहे बोल के। वो मतलब जो लंजा होता है ना वो वापस चला जाता है। इसी तरह कुछ साल गुजर जाते हैं, और उस कुछ साल गुजरने के बाद ना जो लंजन होता है शादी वादी तो करते नहीं, वो ऐसे ही अकेले अकेले अपना जीवन गुजारते हैं। और उसी में ना एक युद्ध के दौरान उनका काफ़ी मतलब जो होता है ना, बॉर्डर में कुछ ना कुछ तो होता रहता है, कभी यहाँ युद्ध कभी वहाँ युद्ध, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो उसी युद्ध के दौरान ना वो एक बार घायल हो गए होते हैं, और उसके बाद उनको कोई ध्यान रखने वाला होता नहीं, वो खुद भी अपना ध्यान नहीं रखते ना, उसकी वजह से वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार में मतलब उसी जो चोट के जो बीमारी हुई थी उसी बीमारी से उनका देहांत हो जाता है, उनका देहांत तो हो जाता है। अब ये खबर जब महल में जाती है, जिस मतलब तुरंत ही खबर जाती है कि हाँ ऐसा ऐसा है कि मतलब किंग का डेथ हो गया। जिस मतलब रात को लंजन का डेथ होता है उसी रात को वेइंग भी जो है खुद का सुसाइड कर लेते हैं और अपनी जान दे देते हैं। और मतलब उसके बाद दोनों फिर साथ में मर जाते हैं। और फिर जो लान जचन होते हैं ना वो किसी तरह खुद को संभालते हैं, जो भी है। लान जचन का भी हालत ख़राब होता है, क्योंकि वो अपने ही प्यार को, जिस प्यार के साथ वो हमेशा रहे हैं, उस प्यार को अपने ही सामने डिस्पेयर होकर जलते टूट मतलब तिल तिल करके जलते हुए देखते ना, तो लान जचन का भी हालत ख़राब हो जाता है। मतलब वो भी जीना नहीं चाहते थे, पर उनके गोद में बच्चा था, उनके वेइंग का बच्चा था जो उनकी आखिरी निशानी थी, वो उसको छोड़ के नहीं जा सकते। वो 5 साल के बच्चे को छोड़ के चले जाएंगे, उसके माता पिता तो अब रहे नहीं, अगर वो भी चल के चले जाएंगे तो इस कंट्री का क्या होगा, यहाँ के प्रजा का क्या होगा, और सबसे बड़े उनके बच्चे का क्या होगा। वो सोच के ना लान जाइचन जो होते हैं ना वो बिल्कुल अपने मतलब वेइंग को मतलब जो लान सुजी होते हैं ना उनको पता भी नहीं होता कि उनका असली फादर कौन है। वो बहुत पैम्पर के साथ वो दूसरी शादी नहीं करते हैं, उसके बाद कोई एम्प्रेस नहीं बनती, कोई कनकीबन नहीं होता, बस अपने बेटे के सहारे जीते हैं। और 20 साल तक वो अपने देश को बहुत सुख शांति से अपने देश को संभालते हैं। उसके बाद जब 20 साल बाद जो जो लन सुजई है ना वो 20-25 साल के हो जाते हैं, अब देश को संभालने के लायक होते हैं, तो उनके हाथों वो अपना देश का राजगद्दी दे देते हैं। और राजगद्दी दे के ना मतलब वो एक मतलब दूर एक सुनसान महल में जाके, मैं महल भी क्या बोलूँ, मतलब सोच लो एक मंदिर है, टेम्पल है, वहाँ जाके वो अपना जीवन गुजारने लगते हैं।
और वो वहाँ पे जब चले जाते हैं, वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है, तब वो अपना जो हाथ में ना अंगूठी होती है, जो उनकी भाई की अंगूठी होती है, जो उनकी मतलब वाइफ की निशानी होती है, जो लंजन के डेथ के बाद, है ना, मतलब उनके पास फिर से वापस आ गई होती है, वो उसको देख देख के याद कर रहे होते हैं, और उनके सब सारी मेमोरीज उनको भी याद आ रही होती कि कैसे जब वो वहाँ पे उस मोमेंट में थे, उस मतलब फॉरेन कंट्री में थे, उस एनिमी के कंट्री में थे, तो कैसे उनका हालत ख़राब था, उनको एक खाने को भी नहीं मिलता, वो खुद भी जो भी हो एक छोटे से बच्चे ही थे, उनको भूख लगी रहती, रात को ठंड लगती थी, उनके पास ओढ़ने के लिए होता नहीं था, वो लकड़ियों के ढेर के बीच में जाके ऐसे सोते थे, उनको एक कभी कभी एक टुकड़ा बन मिल जाता तो मिल जाता, कुछ खाने को भी नहीं मिलता था, मतलब उनका हालत बहुत ख़राब हो गया था, 2-3 महीने से इतना हालत ख़राब हो गया था ना कि मतलब वो खुद भी मतलब अंदर से बहुत टूट गए थे। तभी उनके आंखों के सामने ना एक दिन वेइंग आता है, जो मतलब एक सन की तरह, एक सनफ्लावर की तरह उनके सामने, आंखों के सामने आता है, और उनकी पूरी ज़िंदगी को, जो अंधेरे की ज़िंदगी उन्होंने 2 महीने में काटी होती है, और शायद वो आगे पूरी ज़िंदगी उसको काटते, उसको पूरी तरह से बदल के रख देता है। उनकी मतलब उसको उस छोटे से बच्चे का स्माइल याद आता है कि कितना सुंदर सा, कितना खूबसूरत सा वो बच्चा था, और आगे कैसे खुद से मतलब खुद को इंट्रोड्यूस करता है, कैसे उसको धागा बोल के, लान धागा बोल के उसको मिलाता है, कैसे उसको अपने हाथों से खाना खिलाता है, कैसे उसको प्यार करता है, मतलब कैसे उतना अपना यूथ किया होता है। फिर उनको सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे उन्होंने अपनी जवानी उसके साथ, मतलब जो अपना टीनेज ईयर्स थे अपने साथ बिताया था, फिर कैसे वो उनके लिए सब कुछ छोड़ के आ गया था, पर कैसे उन्होंने अपने हाथों से ही उसको रूइन कर दिया, अपने हाथों से उसको तिल तिल करके जलते देखा, उसको सब कुछ याद आ रहा होता है। वो सब याद कर करके ना वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और उसके बाद ना मतलब कुछ महीने बाद उनका भी देहांत हो जाता है उसी जो टेम्पल में। उसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग बताना ये स्टोरी कैसी लगी आपको, ठीक है। और एक बात है कि मतलब ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये स्टोरी मैं चाहती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँ, है ना। मेरे हिसाब से इसका थोड़ा एक हैप्पी अनहैप्पी जो भी बोलो एंडिंग था, वो एंडिंग इसके लिए बेस्ट है मुझे लग रहा है। अगर आप लोग को लग रहा है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, है ना, आप लोग को लग रहा है नहीं आप लोग को हैप्पी एंडिंग चाहिए, तो मेरे पास एक दिमाग में आइडिया है जो मैं करना चाहती हूँ। तो मैं इसके लिए एक वोट डालूँगी, मतलब जो पोल डालूँगी, आप लोग उसमें बताना कि आप लोग हैप्पी एंडिंग चाहते हो या स्टोरी को जैसा है वैसे यहीं पे ख़त्म कर दें। अगर आप लोग हैप्पी एंडिंग चाहोगे तो मैं एक्स्ट्रा का और एक पार्ट बनाऊँगी जो हैप्पी एंडिंग होगा, जो आपको सेटिस्फाइड भी करेगा। और पर जो लोग चाहते हैं कि नहीं स्टोरी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए, आप लोग भी प्लीज़ वोट करना, ठीक है। ओके देन बाय।